हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है ये आप सब बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा और भी सैम्पल पेपर आपको प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड किए गए हैं चैनल पर, तो आपको वीडियो के एंड में प्ले का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जितने भी सैम्पल पेपर डाले गए हैं वो सारे ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सारे सैम्पल पेपर अच्छे से कर लेते हो, 4 सैम्पल पेपर डाले गए हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 सैम्पल पेपर में लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम का। इस वीडियो में हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को अलग से वोकेबलरी समझने में दिक्कत आती है कि हाँ इंग्लिश में है हिंदी में है, तो हम अलग अलग वीडियो आपको सारे सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग अलग से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं। समय सीमा आपकी 2.5 घंटे रहेगी और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर रहने वाला है और अधिकतम अंक रहेंगे आपके 60। सबसे पहले आपको बच्चे सामान्य निर्देश दिया गया है, तो यहाँ से आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हो। 3 आपके खंड रहेंगे और खंड ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, खंड बी में लघु व दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न और खंड सी में योग्यता आधारित प्रश्न रहेंगे। और आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, लेकिन पूरे में कोई विकल्प नहीं मिलेगा। तो चलिए खंड ए जो है स्टार्ट करते हैं। तो खंड ए में आपको 12 प्रश्न 1-1 नंबर के दिए जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं, आपको बताना है सही या गलत। तो मेरे आंसर करने से पहले आप एक बार अपने आप से आंसर ज़रूर कीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं, तो आप बताएंगे तो क्या जो है जीवाश्म ईंधन बनते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये मृत जीवों के अवशेषों से ही बनते हैं जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, ध्वनि निर्वात में आसानी से यात्रा कर सकती है, तो निर्वात क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्वात होता है ऐसी जगह जहाँ पर वायु भी उपस्थित ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। जैसे आप कमरे में बैठे हो और बिल्कुल खाली कमरा है लेकिन उसके अंदर हवा है, तो निर्वात नहीं है, लेकिन अगर हवा को भी निकाल दो तो निर्वात बन जाएगा। तो क्या निर्वात में ध्वनि आसानी से यात्रा कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि को जो यात्रा है करने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए, उसको संचरण करने के लिए क्या चाहिए, उसको माध्यम चाहिए। फिर चाहे वो ठोस माध्यम हो, गैस माध्यम हो या फिर द्रव का माध्यम हो, कोई एक माध्यम इनमें ज़रूर होना चाहिए, तभी जो ध्वनि है वो संचरित हो सकती है, संचरण कर सकती है। यात्रा की जगह आपको संचरण जो है वर्ड आ सकता है, संचरण कर सकती है या नहीं। गेहूं खरीफ फसल का हिस्सा है, तो गेहूं जो है वो कैसी कौन सी फसल का हिस्सा है, रबी का। तो ये आंसर ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, याद रखना है गेहूं किसका है, गेहूं रबी का है। गेहूं रबी है, उसके अलावा सरसों भी क्या है, रबी है। उसके अलावा जो धान होता है वो क्या होता है, धान वो खरीफ फसल होती है जो बारिश के दिनों में उगाई जाती है। दोनों में अंतर भी आपको ज़रूर करना है। अगला प्रश्न है, हम वायुमंडलीय दाब के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो ये बिल्कुल सही है बच्चे। हम वायुमंडलीय दाब होता क्या है, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो दाब लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो उसके बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, हम उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे इंजन चलाया जाता है। तो किसका उपयोग रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कोयला, कोयले का उपयोग। ठीक है, कोयले का उपयोग ऐसे लिख देंगे, कोयले का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि गैस तरल और डैश में फैल सकती है या संचरित हो सकती है। तो ध्वनि गैस तरल और तीसरा क्या था हमारा, ठोस, ठोस में फैल सकती है या संचरित हो सकती है, कैसे भी आंसर लिख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निषेचित अंडाणु को डैश कहा जाता है। जो अंडाणु जो है निषेचित हो जाता है किससे, स्पर्म से। स्पर्म से जो निषेचित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे, युग्मनज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जुताई में डैश का उपयोग श्रम और बचाने के लिए जो है समय बचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी मशीन होती है जिसका जुताई में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो मेहनत है वो भी बचती है और समय भी बचता है। तो क्या बोलते हैं उसको, कल्टीवेटर। क्या बोलेंगे, कल्टीवेटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किण्वन की परिभाषा लिखें। किण्वन किसे कहते हैं,
तो किण्वन की परिभाषा आप कैसे दोगे? किण्वन क्या होता है? इसके अंदर जो शुगर होती है ना, चीनी, किण्वन जो है किसी जैविक पदार्थ जैसे कि चीनी होता है, ठीक है। चीनी को सूक्ष्म जीवों द्वारा जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट के द्वारा अपघटन जिससे अल्कोहल गैस या एसिड बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे किण्वन कहते हैं। यानी आप एक सीधा सा छोटा सा ये भी याद कर सकते हो, चीनी का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। चीनी का अल्कोहल में बदलना या चीनी का यीस्ट के द्वारा अल्कोहल में बदलना, यीस्ट के द्वारा अल्कोहल में बदलना, ये क्या कहलाता है? किण्वन। तो ये वाली परिभाषा भी आप इसमें याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम लिखें जो विद्युत का संचालन करती हैं। तो बेचारा बहुत ही आसान है। दो धातुएं कौन सी हो जाएंगी? कोई भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम लिख सकते हो आप, जो है ये सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, ठीक है, लोहा लिख सकते हो। तो तांबा है, एल्यूमिनियम है, कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। आंसर था बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपतन कोण जो है 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण उसका मान क्या होगा? तो इसको समझिए, आपतन कोण वो कितने डिग्री का है? 30 का। ये हमारा क्या है? ये दर्पण है। आपतन कोण क्या होता है? जिस पे कोई किरण आकर गिरती है मिरर पे, ठीक है, वो आपतन कोण है, और वो फिर बाहर निकलती है तो वो परावर्तित कोण है। इसके बीच में हम अभिलंब डालते हैं। अगर हमारा ये वाला देखिए, ये आपतित किरण है, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण जो है ये कितने डिग्री का होगा? तो बच्चों, आपने जो परावर्तन के नियम है वो पढ़ा है। उसमें क्या कहते हैं कि एंगल आई जो है वो किसके बराबर होता है? हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। इसीलिए अगर ये 30 है तो ये भी कितने का होगा? 30 का ही होगा। तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। अगला क्वेश्चन, दो ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो आंतरिक निषेचन द्वारा प्रजनन करते हैं। आंतरिक निषेचन के द्वारा प्रजनन करते हैं, वो ऐसे दो जानवरों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि मनुष्य है, उसमें आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता है, ठीक है, और बिल्ली है, क्लियर, शेर है, ये सब इनमें क्या होता है? इनके अंदर आंतरिक निषेचन द्वारा प्रजनन होता है। और बाह्य निषेचन, जिसमें बाहर अंडे दिए जाते हैं, बाहर वो फिर क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं, क्लियर। तो वो कौन से होते हैं? मछली है, और दूसरा आप ये मेंढक का एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर ये आता है तो उसमें मछली और मेंढक दो याद कीजिए बाहरी निषेचन में। कोयला गैस कैसे प्राप्त की जाती है? इसका एक उपयोग आपको बताना है। तो कोयला गैस कैसे मिलती है हमें? कोयला गैस जो है कोयले के उच्च तापमान पर गर्म करने से, कोयला गैस कोयले को जब कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है ना प्रक्रिया में, तो उसके उच्च तापमान पर गर्म करने से ये मिलती है, और इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जहाँ पे क्या होता है ना कि जहाँ पे कोयला निकाला जाता है वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो गैस निकलती है उसका उपयोग वहाँ पे जो आसपास फैक्ट्री हैं उन्हीं के द्वारा कर लिया जाता है, एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोल टार से प्राप्त होने वाले 4 उत्पाद के नाम आपको बताने हैं कि कोल टार से हमें क्या क्या मिलता है। तो कोल टार से हमें क्या क्या मिलता है वो आपको बताना है। तो इससे हमें पेंट मिलता है, ड्रग्स मिलती हैं, ठीक है, ड्रग्स मिलती हैं, और इसके अलावा हमें और क्या मिलता है? पेंट मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, इससे परफ्यूम मिलता है, क्लियर, डाइज मिलती हैं, डाई, ठीक है, परफ्यूम, ये सब आप लिख सकते हो, परफ्यूम है, ठीक। तो ये इससे आप लिख सकते हो पेंट, ड्रग्स, डाई, परफ्यूम, ये हमें किससे मिलते हैं? कोल टार से प्राप्त होने वाले 4 उत्पाद रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि क्या होती हैं? तो वो ध्वनियाँ जिनको हम सुन सकते हैं उनको श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो सुन नहीं सकते उनको अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। श्रव्य ध्वनि क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जिसे मनुष्य सुन सकता है वो श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और अश्रव्य ध्वनि क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता उनको हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्या विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है? आपको समझाना है। तो बिल्कुल विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है। अगर आयरन है, मान लीजिए लोहे की कोई भी चीज़ है, लोहे की, उसके ऊपर जंग लग गया है तो आप उसके ऊपर विद्युत लेपन करके उसको दोबारा से बहुत सुंदर बना सकते हो।
चांदी की कोई भी उपकरण है या चांदी का कोई भी ज्वेलरी है तो उसके ऊपर आप सोने का घोल चढ़ाकर उसको सोने की जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें विद्युत लेपन के अंतर्गत हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आप लिख सकते हो कि हाँ, यह धातु की सतह को जंग से बचाने और सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। यह आंसर आप इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, समझाइए। तो आपको बताना है कि शुद्ध जल संचालन करता है या नहीं। तो शुद्ध जल का मतलब पहले तो समझ लेते हैं कि शुद्ध जल का मतलब क्या है। शुद्ध जल होता है आसूत जल। आसूत जल का मतलब क्या है। अब आसूत जल, इसका मतलब है कि ऐसा जल जिसके अंदर आयंस नहीं होते, जिसके अंदर किसी भी तरह का आयन नहीं होता। और बच्चों, जो विद्युत का संचालन होता है, जो भी चीज़ विद्युत का संचालन करती है उसके अंदर आयंस बनते हैं। आयंस के कारण ही विद्युत का संचालन होता है। अगर आयंस नहीं होंगे तो विद्युत का संचालन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको, शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता। तो आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि नहीं, शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता क्योंकि इसमें घुले हुए आयंस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? घुले हुए आयंस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, अंड प्रजक प्राणी क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो अंड प्रजक यानी जो अंडे देते हैं उनको क्या कहेंगे हम? अंड प्रजक कहते हैं। और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो अंड प्रजक और दूसरा क्या होता है? जरायुज। आप चीज़ें साथ साथ क्लियर करते जाइए। जरायुज तो अंडे देने वाले हैं, उनके उदाहरण आपको बताने हैं। तो अंडे कौन देता है? जो प्राणी अंडे दे के प्रजनन करते हैं वो अंड प्रजक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण मुर्गी है, मेंढक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो ये अंडे देते हैं इसीलिए अंड प्रजक हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन होता है जिसके अंदर एक ही माता या पिता की आवश्यकता होती है। या तो माता हो या पिता हो, यानी एक ही की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जो होता है, सेक्सुअल यानी लैंगिक, उसके अंदर नर और मादा दोनों की आवश्यकता है। लेकिन इसमें नर या मादा दोनों में से एक से ही प्रजनन हो सकता है। परिभाषा लिखनी है, वह प्रजनन जिसमें केवल एक माता पिता से संतान उत्पन्न होती है उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ऐसे 4 जीवों के नाम लिखने हैं जो कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न हों। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा कौन उत्पन्न होते हैं? ऐसे 4 जीवों के नाम आपको लिखने हैं। तो आंसर रहेगा आपका मनुष्य, शेर, गाय, कुत्ता। ये जो है इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, संपर्क बल को परिभाषित करें और एक उदाहरण दें। सबसे पहले समझते हैं संपर्क बल का मतलब क्या है। संपर्क बल वो बल होता है जो कोई भी दो चीज़ों के कांटेक्ट में आने से लगता है। जो जब भी कोई दो चीज़ें आपस में स्पर्श करेंगी तभी बल लगेगा। जैसे चुंबक है, अब ये चुंबक जो है, मान लीजिए ये चुंबक है और ये लोहा है, तो ये क्या करेगा? दूर से ही इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या इसे टच करने की ज़रूरत है? तो जो ऐसे टच नहीं करते उसको हम असंपर्क बल कहते हैं, और जो टच करना पड़ता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। अब आपको एक पानी की भरी हुई बकेट उठानी है तो उसके लिए आपको बकेट को टच तो करना पड़ेगा, तभी तो उठा पाओगे। तो ऐसा जो बल जो टच करने से लगेगा उसको संपर्क बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे, जिस बल का प्रभाव केवल संपर्क में आने पर होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि घर्षण बल है। ठीक है, उसके अलावा पेशीय बल भी आप लिख सकते हो। पेशीय बल, ये 2 उदाहरण दे सकते हो। पेशीय बल जो मांसपेशियां हमारी हैं उनसे लगता है उसको कहते हैं पेशीय बल। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया, सीएनजी का पूर्ण रूप लिखें। तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सीएनजी का पूर्ण रूप हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके अलावा इसके आपको जो है 2 लाभ भी लिखने हैं। ठीक है, 2 लाभ क्या हो जाएंगे कि इसको हम पर्यावरण के लिए, एक तो कम हानिकारक है, दूसरा यह अन्य ईंधनों की तुलना में सस्ता और अधिक प्रभावी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये इसके 2 लाभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला दिया गया है, पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिलता है। पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बनता है? तो आंसर लिख देंगे, लाखों वर्षों तक समुद्री जीव और पौधों के अवशेष के दबाव और गर्मी से जो है क्या बना? पेट्रोलियम बना। तो समुद्री जीव और पौधे वो दब गए, ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिसकी वजह से वो जो सारे किस में बदल गए? वो पेट्रोल में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले 2 उत्पाद कौन से रहेंगे? डीजल और पेट्रोल आप लिख सकते हो। आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके और थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हो।
ठीक है, तो दो उत्पाद कौन से रहेंगे, डीजल और पेट्रोल। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। तो मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, मनुष्य ध्वनि, मनुष्य हम जो है हमारे गले में क्या है, कंठ होता है, क्या बोलते हैं उसको, हम कंठ बोलते हैं। और जो कंठ है उसके अंदर क्या होती हैं, दो वोकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब इनके बीच में से जब हवा जाती है, इनके बीच में से वोकल कॉर्ड के बीच में से जब हवा जाती है तो ये दोनों कंपित होती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब आप अपने गले पे हाथ रख के देखोगे तो आपको कंपन महसूस होगी, उस कंपन के कारण ही हम बोल पाते हैं। तो आंसर रहेगा मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो मनुष्य कैसे उत्पन्न ध्वनि करता है, उस आंसर हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, मनुष्य स्वर यंत्र, जो गले में है उसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसकी मदद से ध्वनि उत्पन्न करता है। स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, जो हमारी श्वास नली होती है इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। ठीक है, यहाँ से जो क्या होता है ना, दो पाइपें अलग अलग हो जाती हैं, एक तो खाने वाली और एक सांस लेने वाली। तो जो खाने वाली पाइप है, जब खाना आता है तो ये जो स्वर यंत्र है ये क्या करता है, ये इसको एकदम से ढक लेता है। ठीक है, और खाना हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है, पाचन नली है, उसके अंदर चला जाता है। और जब हम बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो क्या है, ये खुल जाती है। ठीक है, और इसके अंदर सांस जाती है तो हम, हवा जाती है तो हम बोल पाते हैं। अब इसको बोलते हैं हम स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स। अब स्वर यंत्र क्या है, इसके अंदर दो स्वर रज्जु होते हैं, इस तरह के दो, जो है आप मान के चलो कि दो स्वर रज्जु हैं ऐसे, और इसके अंदर से जब हवा जाती है तो ये दोनों कंपित करने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। तो दो स्वर रज्जु होती हैं जो एक संकरी दरार छोड़ती हैं। संकरी दरार का मतलब क्या है कि बीच में जगह होती है। जब हम सांस लेते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं तो स्वर रज्जु कंपन करती हैं। तो ये जो दोनों ये कंपन करती हैं और जिससे ध्वनि बनती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आई होप आपको ये समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के 3 कारण आपको लिखने हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई भी 3 लिख दीजिए। वाहन, सबसे पहले क्या है, वाहनों का शोर है। ठीक है, लाउड स्पीकर और तेज संगीत है, उद्योगों और मशीनों की आवाज़ है। तो ये आंसर आप इसमें लिख सकते हो, और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, कोई भी दे दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब के 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो समतल दर्पण की कैसे कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो समतल दर्पण है उसके अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो ये वास्तविक और आभासी का मतलब क्या है कि जो ये प्रतिबिंब बनता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये हम कहाँ खड़े हैं, ये मैंने कैंडल का एग्जांपल दिया है, हम कहाँ खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे हम दर्पण के पीछे खड़े हैं। उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, आभासी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो ऐसा तो नहीं लगता ना कि आप छोटे हो गए हो, बड़े हो गए हो। प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, यानी इसके अंदर जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समझेंगे, दाब को परिभाषित करना है और इसका सूत्र भी लिखना है। और क्या द्रव और गैस भी दाब डालते हैं, समझाइए। तो दाब को परिभाषित करना है। दाब क्या होता है कि किसी सतही क्षेत्रफल पर प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, उसको क्या कहते हैं, दाब। तो दाब क्या होता है, दाब बराबर है, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। जैसे आपने हाई हील पहन रखी हैं और आप रेत में चलने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, आप चल ही नहीं पाओगे, वो हील जो है रेत में घुस जाएंगी। लेकिन अगर आपने फ्लैट चप्पलें पहन रखी हैं तो आप उस पर चल सकते हो, क्योंकि फ्लैट चप्पल पहनने से क्या हुआ, आपका क्षेत्रफल बढ़ गया और उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रेशर कम लगा, क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा लगा। ठीक है, तो ये दाब कहलाता है, प्रेशर यानी दाब। उसके बाद कि हाँ, द्रव और गैस भी अपने चारों ओर दाब डालते हैं। अगर आप बैलून में पानी भरते हो तो भी फूलता है, हवा भरते हो तो भी फूलता है। यही तो है कि द्रव और गैस भी उसके ऊपर दबाव डालते हैं तभी वो फूलता है। अगला प्रश्न देखिए, खंड सी दिया गया है, मिलान करना है इसके अंदर आपको।
तो इसमें साधारण नमक किसको जो है परिरक्षण करने के काम आता है, तो मांस और मछली को परिरक्षित करता है साधारण नमक, तो इसमें इसका F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चीनी किसको परिरक्षित करने के काम आएगा, चीनी जैम और जेली को, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, जैम और जेली। उसके बाद है सिरके से हम किसको परिरक्षित करते हैं, किस में डालते हैं सिरका, अचार में डालते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, सी आंसर। वायरस की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है, एड्स जो है वो वायरस की वजह से फैलती है। प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको मैच करने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को सही करके पुनः लिखना है, तो सही करके लिखना है इसको। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबायोटिक का निर्माण करता है, तो देखिए जब भी रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों, एंटीबॉडी का। तो आपको इस तरह से ये सही करके लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी अंडरलाइन आएंगे ना आपकी उनको सही करना है फिर लिखना है। उसके बाद सामान्य सर्दी एक असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग होता है जो एक दूसरे से नहीं फैलता, जबकि सामान्य सर्दी कैसा रोग है, एक संचरणीय रोग है, संचरणीय। अगला प्रश्न, गेहूं का रतुआ रोग जीवाणु के कारण होता है, तो गेहूं का रतुआ रोग जीवाणु के कारण नहीं होता, फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है, फफूंद के कारण। मलेरिया कुत्ते के काटने से होता है, नहीं, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ये तो सब बच्चे जानते हैं। पाश्चुरीकरण के दौरान दूध को 40 डिग्री तक गर्म किया जाता है, नहीं मैडम, कितने तक, 70 डिग्री तक किया जाता है। चिकन पॉक्स जीवाणु के कारण होता है, क्या चिकन पॉक्स सच में जीवाणु के कारण होता है, तो चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है वो विषाणु की वजह से होता है, नॉट जीवाणु, तो आप लिख देंगे विषाणु। अगला प्रश्न देखिए, तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जलवायु परिस्थितियां एक दूसरे से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। इस विविधता के अनुसार भारत में फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से 2 वर्ग हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फसल जो है वो खरीफ फसल नहीं है वो बतानी है। तो इनमें देखिए धान जो है वो भी खरीफ फसल है, कॉटन भी, कपास भी खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन सी होती है, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। मक्का भी खरीफ है, लेकिन जो सरसों होती है वो खरीफ फसल नहीं है। सरसों जो है वो मेनली जो गेहूं होता है उसके साथ उगाई जाती है, तो और गेहूं जो है वो क्या है, एक रबी फसल है, तो याद रखेंगे आप। क्लियर, क्योंकि गेहूं तो लोग सभी बच्चों को पता है कि रबी है, तो याद रखना गेहूं के साथ ही सरसों उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, रबी फसलें कब बोई जाती हैं। तो रबी फसलें जो है वो कब बोई जाती हैं, रबी फसलें अक्टूबर से मार्च के महीने में बोई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि की प्रक्रिया नहीं है। तो कृषि की प्रक्रिया नहीं है वो बताना है। तो देखिए बुआई जो है वो भी कृषि की प्रक्रिया है, रेन नहीं है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंचाई भी है और कटाई भी है। अगला प्रश्न है, खाद जैविक पदार्थ है जो निम्न में से किसके अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है। तो खाद जो है वो पौधों के अवशेष से भी प्राप्त होता है और पशुओं के अवशेष से भी मिलता है। तो इसमें आपका आंसर ए व बी दोनों हो जाएंगे, दोनों ए और बी। ठीक, ए ये होगा, बी ये होगा, तो दोनों हमारा इसका आंसर होएगा सी, ये जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 14, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम जानते हैं कि कंपास की सुई एक छोटा चुंबक है जो उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। जब हम इसे एक बंद विद्युत परिपथ के करीब लाते हैं तो इसकी सुई विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण विक्षेपित हो जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो चुंबकीय सुई होती है उसको जब एक तार के पास लाया जाता है जिसके अंदर से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो ये तार क्या बन जाता है, ये तार एक चुंबक बन जाता है। और ये भी क्या है, एक चुंबक है। 2 चुंबक आपस में पास आते हैं तो उसके अंदर विक्षेपण होता है, इसीलिए चुंबकीय सुई अपनी पोजीशन से इधर ऐसे घूमने लगती है। वो डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत मोटर करता है, बाकी नहीं करते। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है।
तो बच्चे जो फ्यूज़ तार है उसकी विशेषता क्या होती है कि फ्यूज़ तार होता क्या है, तो ये एक सुरक्षा आप कह सकते हो जो सेफ्टी डिवाइस है, ये एक सुरक्षा कवच है। किसके लिए? जो विद्युत के उपकरण हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए। जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा आती है तो जो फ्यूज़ तार है वो एकदम से आप कह सकते हो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, गल जाता है। तो अगर इसका गलनांक कम होगा तभी तो काम करेगा ना, ये ज़्यादा गलनांक में तो नहीं करेगा, तो इसीलिए इसका गलनांक कम होता है, निम्न गलनांक पे ये काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, घरों में एमसीबी जो लगाई जाती हैं उनका उपयोग किस लिए होता है? तो सर्किट को तोड़ने के लिए। अगर बिजली कम ज़्यादा आती है ना तो वो एमसीबी नीचे गिर जाती है, आपको पता है ना, तो सर्किट को तोड़ने के लिए ये काम आती है। अगला है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है वो हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। तो डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पणों के मामले में वस्तु की स्थिति के अनुसार जो है क्या होगा? वस्तु की स्थिति और तो वस्तु की जो स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो है वो बदलते हैं। निम्न में से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी कौन सा बनाएगा जिसकी जो प्रतिबिंब है वो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो कौन सा बनाता है? उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण कौन सा होता है? जो गाड़ियों में लगा होता है, जिससे हमें पीछे आने वाली गाड़ियां दिखाई देती हैं छोटी छोटी, वो उत्तल दर्पण होता है। वाहनों में रियर व्यू मिरर यानी पीछे की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? अभी अभी हमने किया उत्तल दर्पण, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक जो है रोगियों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और सीधी दिखाई देती हैं, इसीलिए दांत के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो आसानी से देख पाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमें किससे मिलेगा? एक तो अवतल दर्पण से मिलता है और एक उत्तल लेंस से मिलता है। देखो दर्पण का थोड़ा सा बता देती हूँ, ये कौन सा दर्पण है? ये जो है अवतल दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये आपको डायग्राम भी आ सकते हैं बनाने पेपर में, तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ए और बी दोनों ही जो है वास्तविक प्रतिबिंब हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सी हमारा आंसर होगा। तो ये थे कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।